हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। और इस प्लेटफॉर्म पर हम लेके आए हैं एक जबरदस्त इंटरव्यू। हमारे साथ आज मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट पर हैं और एमपीपीएससी से सिलेक्टेड हैं। हम जानेंगे आज इनके जीवन के संघर्ष और इनका जो इन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान जो सारी बातें, जो सारे संघर्ष के दिन उन्होंने देखे और किस तरह से एग्जामिनेशन की तैयारी की, प्री के लिए, मेंस के लिए, और क्या इन्होंने अपने जीवन में पूरा काम किया, हम उसकी सारी झलकें देखेंगे आज इस इंटरव्यू में। तो बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र सर आपका आज अनअकैडमी के इंटरव्यू पर। और मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब शुरुआती एजुकेशन जो है आपकी, वो कहाँ रही, कैसे आपने वो सफ़र तय किया शुरुआत एजुकेशन? सबसे पहले सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं भिंड जिले का रहने वाला हूँ, जो कि एक ज़माने में बड़ा ही खूबसूरत जिला रहा है सकेतों के लिए। ओके। और उस चंबल घाटी से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया 12वीं तक का। मैंने अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करने के दौरान कई सारी चुनौतियों और संघर्षों का सामना किया, जैसे फाइनेंशियली और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर होने की वजह से खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए सभी चीज़ें करनी पड़ी, जिसमें मैंने अपना दादाजी का हाथ बटाने के लिए गाय चराने से लेकर और पिताजी की पानीपुरी का लगाने के सारी काम की। तो उसके बाद जब मैं +2 की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस टाइम मैं एजुकेशन कर रहा था कंप्लीट बैचलर ऑफ मैंने जियोग्राफी ऑनर्स से किया सर जी। और उस दौरान मैंने पार्ट टाइम के तौर पर अपनी साथ साथ अर्निंग की ताकि अपना खर्चा भी चल पाए। मेरा सौभाग्य रहा है कि हमेशा मेरे पास ईश्वर का जो है ना सानिध्य रहा है, ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रही मुझ पर। मुझे आगे हमेशा अवसर मिलते हैं और बस ये था कि मैंने उन अवसरों को कभी गंवाया नहीं है, हमेशा उसका फायदा उठाया और आगे बढ़ा। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जैसा आपने मुझे बताया कि इतने संघर्ष के दिन आपके रहे, तो जो स्टूडेंट बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से आते हैं, तो ये एक तरह का मैसेज भी उनको शायद मेरे ख्याल से कि अगर आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है फिर भी आप चीज़ों को ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक तो आपको क्या लगता है कि पैसा और एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी पोस्ट को पाने के लिए? सर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप सब लोग देख ही रहे हैं, मैंने पर्सनली इन सब दौरों से गुजरा हूँ मैं, और मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। जितना कड़ा संघर्ष होगा जीवन में इंसान के, जितना कड़ा संघर्ष होगा सफलता भी उतनी ही ऊंची होगी, ऐसा कहा जाता है। और सर मैंने इस सब चीज़ को जिया है, मैंने देखा है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जितना संघर्ष ज़्यादा होता है उसके बाद सफलता का मजा होता है। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छा सर ने अपना बैकग्राउंड बताया और ये भी बताया कि एक ज़माना वो भी था कि जब सर पानी पूरी भी सर ने बेची है, तो मैं बहुत ही इंस्पायरिंग बात है ये। तो सर अब आप देख रहे हैं कि जो सिनेरियो है एमपीपीएससी का, हम उस पर भी आने की बात करते हैं, और ये भी एवर चेंजिंग होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में जो एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मूलचूक परिवर्तन हो रहा है एग्जामिनेशन पैटर्न में लगातार? जी, जो इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है सर, जो नौकरशाही है, उसमें एक बड़ी स्तर पर बदलाव देखे जा रहे हैं जी। पिछले एक दशक में देखें तो एक सोशल मीडिया का दौर चला है, टेक्नोलॉजी का बड़ा ही प्रयोग किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर। अगर हम क्वेश्चन सेगमेंट को देखें कि क्वेश्चन सेगमेंट में क्या क्या चेंजेस होते चले आ रहे हैं, जो पीएससी में पहले 10 साल पहले एग्जामिनेशन पेपर्स आते थे जी, तो जैसे करंट है या और दूसरी चीज़ें, किनका वेटेज बढ़ता चला जा रहा है? कुछ आपको ऐसा फर्क फील होता है? हमारे छात्र जानना चाहेंगे। जी सर, मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा इसमें कि जो करंट अफेयर्स है और जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है जी सर, इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने समय समय पर कई सारी स्पोर्ट्स पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की हैं। उसके पीछे एक ही एजेंडा था कि हम स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लाइफ में उतारें। तो जब हम पढ़ते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा लगाव ज़्यादा बढ़ता है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स पिछले 5 से 6 साल में मैंने रियलाइज़ किया है जी, स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा, और एनवायरनमेंट से सर, क्योंकि एनवायरनमेंट एक क्रिटिकल सेक्शन है जो कि आने वाले दिनों के लिए चुनौती बनता है। जैसे जैसे दौर देखते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बहुत ज़्यादा उपभोक्ता वाली संस्कृति है, तो इस ऐसे में वृक्षों का काटा जाना, डिफॉरेस्टेशन बड़ी चुनौती बनता है। पॉल्यूशन, देन BS स्टैंडर्ड 6, ऐसे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। इनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल रेजोल्यूशन बनाई। इसलिए सर एनवायरमेंटल एंड स्पोर्ट्स का दोनों पर एनवायरमेंट एंड स्पोर्ट्स, यानी कि आप जो भी लोग इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप जान लीजिए कि एनालिटिकली सर का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में एनवायरमेंट स्पोर्ट्स का वेटेज बढ़ा है।
तो सर जितने भी स्टूडेंट हमारे आज आपसे जुड़े हुए हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो ये सभी जानना चाहेंगे कि अगर वो आज तैयारी कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों से एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न में और जो टॉपिक का वेटेज आता था, उन टॉपिक के वेटेज में कितना फ़र्क आया है? सर सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों ने जो 2014 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चेंज किए हैं, उनमें एक तो अपना एथिक्स वाला पोर्शन जुड़ा है। उसके पीछे जो लॉजिक था कि हम लोग ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों को लाना जो एथिकली साउंड हो, नैतिकता उनके अंदर हो, और जैसे करप्शंस एंड इरेगुलरिटीज जो आती हैं शासन में, उनको कम किया जा सके। इसके साथ साथ हमने चेंजेस किए हैं सोशियो इकोनॉमिक जो सोसाइटी की कंडीशंस है उसको बढ़ाया। हमने ऐसे सेक्शंस को सिलेबस में शामिल किया है जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनको शामिल किया है ताकि हम इनसे संबंधित स्कीम्स को और वेलफेयर प्रोग्राम्स को समझें और जानें, ताकि बच्चे और जो एस्पिरेंट्स हैं खासकर इनसे जुड़ें और इनको इस सोसाइटी का जो सेंसिटिव तबका है उससे कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़ पाए सकें। जी, तो एक 2-3 सेक्शन हैं जो मुझे लगते हैं चेंजेज हुए हैं एक बड़ी स्तर पर। अभी हाल ही में 2019 में एक सरकार ने सिलेबस के पैटर्न को चेंज किया है। अब जो 2020 आने वाला है 2020 से नए पैटर्न का सिलेबस होगा। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें सर तो प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू में किसी भी स्तर पर मार्क्स में कोई भी चेंजेज नहीं किया गया। मार्क्स का पूरा पैटर्न सेम है, बस चेंज किया गया है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए। पेपर्स के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स सेम है, लेकिन उसमें कुछ सेक्शंस हटाए गए हैं और कुछ सेक्शंस जोड़े गए हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ करता था उसको हटा दिया गया है, और अब उसके अलावा सोशियोलॉजी जोड़ा गया है, फिलोसफी जोड़ा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ा गया है। ऐसे अलग अलग पेपर में करके कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। अच्छा, 2020 में जो मार्किंग स्कीम है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। आई थिंक जो आंसर राइटिंग था जिसमें 3 मार्कर, 6 मार्कर और जो 15 मार्कर हुए तो उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जी सर, अगर 14 का हम स्टेटस देखें, कंपैरिजन करना चाहें तो सबसे पहले तो ये है कि जो 2014 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चेंज किए थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, 3 मार्कर्स, देन 6 मार्कर्स एंड 15 मार्कर क्वेश्चंस। अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो प्रेजेंटली उसने 2020 में जो पैटर्न में चेंज किया है उनमें 3 मार्कर क्वेश्चंस, देन 5 मार्कर क्वेश्चन, देन 11 मार्कर क्वेश्चन। यानी जो 15 मार्कर से लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था उसको कम करके, मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा कम लिखना है जी, कहने का मतलब ये है। जी जी, लेकिन सर उसमें भी एक चीज़ जो है मुझे लगती है सबसे अच्छी कि क्वालिटी में मेंटेन करनी होगी, क्वालिटेटिव इनपुट्स देने होंगे। हम जो 300 वर्ड्स में लिखते थे उसको हमें 200 शब्दों में कहीं ना कहीं समेटना होगा। ये स्टूडेंट तो इस बात को जानकर खुशी होंगे क्योंकि वो जो लिखते लिखते एक थकना होता था। लोग कहा करते थे आई थिंक कि मेंस के पेपर में लिखते लिखते एक वक्त आके ऐसा मन करता है कि अब मुझे लिखना ही नहीं है। कई लोगों का ये कहना था कि मैं लिख सकता था लेकिन नहीं लिख पाया, तो मैं इतना थक चुका था यार, टाइम लिमिट मेरी खत्म हो गई। सर प्रीलिम्स जो मेंस का फर्स्ट पेपर होता था इन जनरल सभी एस्पिरेंट्स के साथ, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये दुर्घटना हमेशा घटती थी कि 30 से लेके 50 जो अंक का हमेशा छूट जाता था। ओके, 30 to 50 मार्क्स का छूटने का मतलब है कि हम आउट ऑफ द कंपटीशन हो रहे हैं कहीं ना कहीं जी। तो इसलिए अब जो है कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ वर्ड्स की सिमटे हैं तो हमारे लिए जी, मतलब क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। आप सब लोग सुन रहे हैं ना, हमें क्वेश्चन अब एक भी नहीं छोड़ना है, कोशिश करनी है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें क्योंकि वर्ड लिमिट ऑलरेडी कम हो चुकी है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है कि जब आप पढ़ते रहते थे तो पढ़ाई के दरमियान जहाँ से आपने तैयारी की तो कई बार आपको डिस्ट्रक्शन भी फील हुआ हो, कभी ऐसा मौका आया हो कि अक्सर आजकल आप देखते हैं लड़कों को लड़कियों में इंटरेस्ट होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो कहीं एजुकेशन के टाइम पर, स्टडी के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करती थी कि या अभी केवल पढ़ाई करो, ये चीज़ कहाँ से डिस्ट्रॉय होगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टडी वो ऐसी सिचुएशन है कि वो लोग ये सोच रहे होते हैं, मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो सभी लोग सोच रहे होंगे सबने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, थैंक यू। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि कभी ये चीज़ें जो भी आती हैं ज़िंदगी में, ये पोर्शन स्टडी को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करता क्या? और क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? जी देखिए, अगर हम बात करें लव अफेयर्स के बारे में तो जनरली हम एक सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है, और हमें सोसाइटी में रह के ही तैयारी करनी होती है, अपने गोल को अचीव करना होता है। कभी भी हम इससे बाहर जाके कि संन्यास ले लिया, जंगलों के बीच जाके तैयारी कर रहे हैं और जाके हम एक बड़े ऑफिसर या अपने एक नए मुकाम पे पहुंच गए, ऐसा पॉसिबल होता नहीं। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर तरह तरह के लोग मिलते हैं, किसी से व्यक्तिगत लगाव हो जाता है इंसान को और फिर वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का लगाव। तो मेरा इस मामले में व्यक्तिगत जो ओपिनियन है, मेरा अपना मत है कि इंसान को बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम तो ईश्वर की देन है और ईश्वर भी कहता है कि हमें एक इंसान होने के नाते ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक इंसान से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रेम कहीं पहुंचा था?
हालांकि सर जो है ना, उस प्रेम के मायने, मोहब्बत के मायने कुछ और हो जाते हैं। और होना चाहिए इंसान को मोहब्बत, और मोहब्बत होने के बाद इंसान को टूटना भी चाहिए। उसके पीछे मेरा ये मत है कि इसलिए टूटना चाहिए कि इंसान जब ये ब्रेकअप के बाद जिस दौर से गुजरता है और अपने नए मुकाम तक पहुंचने तक जो उसके बीच की जर्नी होती है, बड़ी ही दिलचस्प होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो एक आग होती है, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है मंजिल तक पहुंचने का, वो एक नया जोश क्रिएट कर देता है। जो बिफोर ब्रेकअप की बात होती है वो होती है नींद, जो रात की नींदें उड़ जाती है, जैसा हम लोग कहते हैं, उसके मायने कुछ और होते हैं। और आफ्टर ब्रेकअप की रात की नींदें उड़नी होती है, उसके मायने कुछ और होती है सर। मतलब तो फायदे वाली कौन सी रातें हैं सर? आफ्टर वाली। आफ्टर वाली। ओके, तो सर का ये कहना है कि इस तरह के कोई भी ये डिस्ट्रक्शन आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, बल्कि ये जीवन में जरूरी होते हैं। ठीक है सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं 2009 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में था जी। उस टाइम मुझे मौका मिला एक पर्सनालिटी से जो दिल्ली कैडर, गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर थे जी। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा उनका एक्सपीरियंस लगा। उनकी कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उन्होंने गर्लफ्रेंड के लिए जी जान से पूरे नोट्स कलेक्ट किए, पढ़ाई के लिए जितना मदद हो सकती थी बेचारे ने किया। और दोनों साथ में करते थे, जब उतना वो कलेक्ट करते थे और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो पढ़ा करती थी जी। तो जब रिजल्ट आया तो वो फाइनली सेलेक्ट हो गई और उनका नहीं हुआ क्योंकि वो कलेक्ट करने में लगे रहे, वो पढ़ने में लगी रही। जब सिलेक्ट हो गई वो, तो उन्होंने किसी और के साथ अपना जो है ना, जो भी आगे प्रोसीड किया रिलेशन जी। उनको छोड़ दिया। तो उनका ईगो हर्ट हो गया, उनका तो मतलब अंदर का जाग गया जो भी था। तो जब वो आग लगी तो फिर इंसान जाग गया। तो सर जो आग लगी वो अगले साल टॉप 100 में उनका नाम। वाह। तो ये मैंने उनकी इस अनुभव से इस चीज़ को जाना कि होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें मुकाम तक पहुंचना चाहिए, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि जो बर्निंग डिजायर है गोल को पाने की, वो बुझनी नहीं चाहिए, किसी भी रूप में हो सकते, XYZ, चाहे इस रूप में हो या उस रूप में, लेकिन बर्निंग नहीं। अच्छा सर, कई स्टूडेंट्स का ये मानना होता है, खासतौर से हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में हिंदी मीडियम वालों को कम मार्किंग मिलती है, या हिंदी मीडियम में होना गलत है, हमारी तैयारी हिंदी में ज़्यादा अच्छी होगी या नहीं होगी। तो आपको मीडियम को लेके क्या लगता है, क्या हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क पड़ता है MPPSC के सिलेक्शन पर? सर मैं व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मेरे फ्रेंड, जैसे हम पांच लोग थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और पांचों सेलेक्ट हैं, ठीक है। उनमें 2 डिप्टी कलेक्टर हैं, DSP हैं, 2 लड़कियां, देन असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव हैं, सारे लोग सिलेक्टेड हैं और टॉप रैंकर्स हैं, टॉप 20 टॉप 10 रैंकर्स हैं। और उनमें 2 थे वो इंग्लिश मीडियम से थे और जो रिमेनिंग 3 लोग थे वो हिंदी मीडियम से थे। सबने टॉप 10 मारी है और सबने रिजल्ट आया। तो सर ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि हम हिंदी मीडियम से हैं इंग्लिश मीडियम में। अभी एट प्रेजेंट मेरे मित्र हैं महेश्वर SDM है, वो हिंदी मीडियम से थे, 6th रैंक आई थी उनकी हिंदी मीडियम। देखिए ये बहुत ज़रूरी बात निकल के आई, खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी भाषी छात्र, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, वो ये सोचते हैं कि हिंदी माध्यम में शायद उतनी मार्किंग उनको नहीं मिल पाती जितना इंग्लिश मीडियम वालों को फ़ायदा मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने ये बात बताई। और मेरे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं और इस प्लेटफॉर्म को जो देख रहे हैं इस समय, ऑनलाइन आपकी जो चीज़ों को आजकल लोग देखते हैं, उनमें भी लोगों को ये जानकर उनको अवेयरनेस होगी कि माध्यम कभी भी सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेगी। चलिए, अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं करना चाहूँगा। कभी ऐसा नहीं होता कि पढ़ते 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 आप थक जाते हो कि अरे यार अब मैं कितना पढ़ूँ, और पूरी मेजोरिटी आपकी फ्रेंड्स का सर्किल बोलता होगा कि क्या सारे दिन पढ़ते ही रहना है कि और कुछ भी करना है हम लोगों को ज़िंदगी में? तो कभी ऐसा मौका आता है, या आप पढ़ते रहते थे तो कभी ऐसा लगता था कि कुछ और भी होना चाहिए साथ? मेरा अपना ओपिनियन इस मामले में है कि इंसान को हर चीज़ का प्लान करना चाहिए। जैसे वीक में 7 दिन होते हैं, तो एक 7 दिन के ड्यूरेशन में हमें एक टाइम ऐसा सेट करना चाहिए कि वो अपने लिए हो। तो हम लोग इन जनरल संडे को सिलेक्ट करते थे और मॉर्निंग पे 11 बजे सब लोग मिलते थे और अपना जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, कोई अपना फुटबॉल क्रिकेट में, जैसा है, तो हम लोग मिलके एक दिन ऐसा करते थे जिसमें एक दिन हम करंट अफेयर्स के लिए सैटरडे रखा करते थे, वो पूरे दिन हम मैगजीन पढ़ा करते थे बस। तो सर ऐसे करके हमारा शेड्यूल फिक्स था। कभी मूवी देखने जाना, कभी घूमने जाना? जी, मूवी का भी था कि हम लोग मूवी देखने से कभी पीछे नहीं हटते थे, कभी बहुत मूवी देखी। हालांकि अभी जॉब में आने के बाद मूवियाँ नहीं देख पाए हैं, उससे पहले मूवियाँ बहुत देखते थे। जी।
तो कोई फनी सा एक्सपीरियंस या जी। कोई ऐसा कि हम मूवी देखते देखते भी कुछ सीखने को मिला हो, कभी ऐसा मौका आया जिंदगी में आपको? जी सर, हम लोग मूवी जो देखते थे उसके लिए उसका हमने हमेशा फायदा किया अपने व्यवहारिक जीवन में। ओके। अप्लाइड हमने बहुत किया है। जैसे एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा सर, यंगिस्तान करके। जी हाँ। जी, तो यंगिस्तान फिल्म से हमने जो लर्न किया उसको हमने अपने व्यवहारिक जीवन में उतारा। जैसे मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव आपको सुनाऊं कि ये 2014 की बात है, जब हम लोग पीएससी मेंस लिखे थे, हमारा ग्रुप लिखा था और उसमें मैक्सिमम लोग इन हुए थे, सिलेक्ट भी हुए थे ओवरऑल। तो हम लोगों ने एक यंगिस्तान 2014 में ही रिलीज हुई थी और 14 का ही वो एग्जाम था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था डेमोग्राफिक डिविडेंड, ओके। वो एक ऐसे था, पेपर 6 में आया था सर जी। जो निबंध हुआ करता है उसमें। तो उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो मतलब होते हैं कि देश की ऐसी आबादी जो 15 साल से लेकर 35 साल की एज के बीच की है। जी। तो इस एक यह यूथ पॉपुलेशन है देश की, इसको हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, देश को कैसे हम इसका लाभ दें, जी। इसके लिए उसे पूछा गया था। तो मैंने इस ऐसे शुरू किया था यंगिस्तान मूवी का लाभ लेके कि मैंने पहले शुरू किया इसमें पहला स्टेटमेंट कि 5000 साल पुरानी सभ्यता और आसमान से ऊंचा उड़ने की चाह जिस देश में है वह क्या नहीं कर सकता। तो इससे क्या है सर, जो एग्जामिनर है वो चेक करने वाला इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, उसमें क्यूरियोसिटी आ जाएगी, यस क्या बात कहते हैं, क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि आपका आंसर जब आप लिखें या निबंध लेखन करें तो कम से कम पहली दूसरी लाइन पंच लाइन होनी चाहिए, जिससे कि जो चेक करने वाला है उसको एक इंस्पिरेशन मिले, उसको लगे कि वाह क्या अंदाज है इनके लिखने का। यानी आई थिंक कि मेंस में आप क्या मानते हैं कि कंटेंट बहुत अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होना ज़रूरी है? कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, भले ही कंटेंट थोड़ा कमज़ोर हो तो भी मार्किंग ज़्यादा मिल जाती है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि नहीं हम तो फ्लैट आंसर लिखेंगे, सीधे पैराग्राफ्स में आंसर लिख देंगे, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मार्किंग में फ़र्क पड़ता है इससे, आपको क्या लगता है? सर मेरा इसमें व्यक्तिगत अनुभव ये है जी। कि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड कैसी है। ओके। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना होता है, जी। जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस होते जी। हैं उनमें हमें चार्ट, मैप्स, डायग्राम्स उनको हमें देना ही पड़ता है सर। यानी और 15 मार्कर जो 15 मार्कर क्वेश्चन। ओके, तो 15 मार्कर में आपको कोशिश करनी है पाई चार्ट, फ्लो चार्ट्स बनाने की, जिससे कि आप वो जो लेंथी स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं उसमें हेल्प मिले, है ना सर? जी जी, अभी अगर हम बात करें 2020 की तो 11 क्वेश्चंस जो मार्कर होंगे जी। उनको 11 मार्कर्स क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे इसी पैटर्न जी, में? इसी पैटर्न। ओके। और 6 मार्कर के लिए कोई? दूसरा सर, अगर हम मेंस के 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स क्वेश्चन की प्रेजेंट रणनीति पे बात करें तो 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है कि 3 डायमेंशन लिखने चाहिए उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के। जी। जैसे पूछा गया, मान लीजिए मालवा रीजन पूछा जाता है तो मालवा के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, मालवा का फिजिकल कैसा है, मालवा का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, हम 3 यानी dimension- आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर कोई टॉपिक पूछा जाता है तो उसके हमको मल्टीपल डायमेंशंस को देखना है कि सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, एजुकेशनल एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, जिससे हमारा मल्टी डायमेंशनल आंसर बनता है जी। और हमें चांस मिलते हैं उनको पॉइंट्स के। हाँ, बजाय हम उनको पैरा में लिखें 3 मार्कर्स में, Okay. हमें पॉइंट में लिखना है। 6 मार्कर में? हाँ, 3 मार्कर्स में। 3 मार्कर्स में तो आपको इस्तेमाल करने ही है पॉइंट, जिससे कि 3 पॉइंट 3 मार्क को रिप्रेजेंट कर सके और टीचर आपको नंबर दे सके। सर 6 मार्कर में कोई स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर जो बच्चों को हेल्प कर सके? जी, हम लोगों ने जो रणनीति अपनाई है तो उसमें इन जनरल जो 6 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। कोशिश ये नहीं चाहिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ना है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देने लगें तो देंगे तो डेफिनेटली छूट जाएंगे। वर्ड्स बढ़ जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा। जी, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अष्टांग सिद्धांत आ जाता है या जैन का सप्तांग सिद्धांत आ जाता है जी। तो हमें सप्तांग सिद्धांत में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए कि जैन धर्म का ये जो दर्शन है, फिलॉसफी है, इस बात पर आधारित है और इसे हम स्यादवाद, अनेकांतवाद और बहुत सारे नामों से जानते हैं और ये इस बारे में बात करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए ताकि क्या है कि उनके पास क्वालिटेटिव कंटेंट पहुंच जाए सर, आप चाय कॉफी कुछ नहीं लेंगे? अकॉर्डिंग टू डिमांड डायरेक्ट करना है 6 मार्कर। प्लीज प्लीज गो अहेड। चलिए, तो अब मैं सर से कहना चाहूँगा कि सर आपका मैसेज आने वाले 2020 एग्ज़ाम के लिए बच्चों को क्या मैसेज होगा कि आप आने वाले समय में किस ढंग से तैयारी करें? अब मैं बॉल आपके हाथ में थमा रहा हूँ और आप सीधे गाइड करें बच्चों को कि 2020 एग्जामिनेशन में क्या प्लान के थ्रू हमको जाना है। जी, देखिए इसमें जो हमें रणनीति अपनानी है एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है कि हमें सिलेबस पर जाना चाहिए और जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करना है कि पेपर जीएस का पेपर फर्स्ट एंड सी सेट का पेपर फर्स्ट जो प्रीलिम्स के लिए बनाया गया है उस पर हमें विचार करना होगा।
ठीक है। जो फर्स्ट पेपर है उसमें अभी प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो 10 पॉइंट्स में यानी 10 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, जो 2020 के लिए प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। और सिलेबस हमें ये बताता है कि जो पढ़ने का डायमेंशन है, ऑरा है, कितने एक्सप्लोरेटिव तरीके से हमें पढ़ना है, कितनी दूरी तक पढ़ना है, कि किसी भी सिलेबस को जानने का यही एक उद्देश्य होता है, यही एक मोटो होता है कि हम ये जाने कि उस पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डायमेंशन को समझें कि कितने दूरी तक फैलाना है अपना ऑरा, कितना स्टडी का डायमेंशन रखना है, ये समझाने का उद्देश्य होता है। दूसरा, मैं इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो पर्पज होता है वो होता है ट्रेंड एंड पैटर्न को एनालिसिस करने के। ट्रेंड एंड पैटर्न एंड डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस, जो कमीशन चाहता है एक एस्पिरेंट से, एक बनने वाले ऑफिसर से, वो चाहते हैं कि आपको कितनी गहराई में जाके, कितनी डेप्थ में जाके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहला हो गया सिलेबस, दूसरा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए तो इतना नहीं है लेकिन मेंस के लिए बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास 2 घंटे होते हैं, आपको 2 घंटे में ये सब चीजें करनी होती है, पर्याप्त समय होता है, बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन अगर मेंस की बात करें तो मेंस में बड़ा स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड में हमें नंबर ऑफ वर्ड्स को ध्यान रखना है, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो जो मेंस की रणनीति है वो प्रीलिम्स की रणनीति से एंटायर डिफरेंट होगी। और अगर मैं पढ़ने के तरीके की बात करूं तो पढ़ने के तरीके हमें करना चाहिए, सबसे पहले हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस की तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। उन्होंने इस बार जो 2020 के सिलेबस में जोड़ा है, पेपर नंबर 5 में फिलॉसफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एथिक्स के ये सब टॉपिक्स उन्होंने साइकोलॉजी वगैरह जोड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या है, उसको हमें पढ़ना होगा क्योंकि वो एक बियॉन्ड दी टॉपिक से जाके, लीग से हटके एक हमारा सेक्शन जुड़ा हुआ है। इसके साथ क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो डाइवर्स सिलेबस का सेक्शन है, पेपर नंबर 2 एचवेल। पेपर नंबर 2 एक डायमेंशन और एक्सप्लोरेटिव तरीके से उसको जोड़ा गया है। पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, उसको भी हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़े व्यापक स्तर पर कमीशन के द्वारा पाते हैं कि उन्होंने जोड़ा है। तो जो मेंस की रणनीति है उसको हमें अलग तरीके से बनाना होगा, ठीक है। मेंस के लिए मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपनाया है कि हमें किसी भी पेपर के लिए सबसे पहले तो हमें सिलेबस को सामने रखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सामने रखना है। हालांकि 2020 का सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन मोर और लेस आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगी। क्वेश्चन को पूछने का तरीका कमीशन का कैसा होता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, हमें एक ब्रीफ नोट या समरी टाइप की बना देनी चाहिए। समरीज बनाते हैं तो हमें उसकी मदद एग्जामिनेशन में डायरेक्टली एग्जाम हॉल में मिलती है। मान लीजिए 5 मार्कर क्वेश्चन आपसे 2020 के बाद पूछा जाता है या 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने जो नोट्स बनाए हैं वो सीधे सीधे हेल्प करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी उन पर काम किया है और वो हमें तैयार मिल जाते हैं और हम सीधा उन्हें हेल्प अपने काम में ले सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जब ऐसा ब्रीफ नोट्स तैयार किया जाता है तो हम लिखते वक्त उनको ऑलरेडी आधा याद कर चुके होते हैं, आधा याद हो चुका होता है। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें रिप्रेजेंट करना होता है, फिट बिठाना होता है जो कंटेंट हमने तैयार किया है, ठीक है। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमारे पास कंटेंट इतना सा है लेकिन पूछा इतना गया है, ठीक है। तो ऐसे मौके पे जब हमारे पास कंटेंट इतना है, पूछा इतना जाए, तो यहाँ पर हमें आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन का सहारा लेना चाहिए। यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल्स हैं, व्यवहारिक जीवन से उन्हें देना चाहिए। चार्ट, फ्लो चार्ट, मैप, XYZ जो हम दे सकते हैं संभव, वो हमें कोरिलेट करके अलग अलग डायमेंशन का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मेरे ख्याल से ये चीजें होनी चाहिए जो है अपने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू हर एक व्यक्ति का अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति का जैसा प्रोफाइल होता है वैसा उससे पूछा जाता है। मान लीजिए कोई एस्पिरेंट है जो डायरेक्टली अभी ग्रेजुएट हुआ है और डायरेक्ट जाके एग्जामिनेशन में पहली बार में ही इंटरव्यू के लिए जाता है, अपियर होता है, तो उससे उसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके होम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके एकेडमिक जो उसने बैचलर किया है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है और वो दोबारा इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा जाएगा कि उसने अभी एट प्रेजेंट में कौन कौन से चैलेंजेस देखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में अपने एक्सपीरियंस का कैसे फायदा ले सकता है, XYZ। देन करंट अफेयर्स सबके लिए बराबर तरीके से इंपोर्टेंट हो जाता है। ये सब चीजें जो मेरी अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच सर।
और मुझे लगता है कि आज की हमारे वार्तालाप से हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो इस समय अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म से इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे धर्मेंद्र सिंह सर जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फिनेंस में पोस्ट पर हैं यहाँ पर ग्वालियर रीजन में। तो थैंक यू सो मच सर अनअकैडमी के लिए टाइम देने के लिए, और आगे के भविष्य के लिए हम आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू।